हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, अभी हम एलन रेस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, आज का इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट आइसोमेरिज्म अर्थात स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, जीआई और कन्फर्मेशनल सभी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको पर्टिकुलर अलग अलग, ऑप्टिकल अलग, जियोमेट्रिकल अलग और स्ट्रक्चरल के बारे में एक्सप्लेन किया था। उनके अंदर उनके कॉन्सेप्ट भी आपको बताएं। आज हम यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जिसके अंदर कैरल सेंटर हो अर्थात कैरलिटी हो। तो जिसमें कैरलिटी होगी अर्थात जो डू नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, उस वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो फर्स्ट है 1,1 डाइब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3। उसमें 1,1 डाइब्रोमो, यहाँ पर भी बी आर है, यहाँ पर भी बी आर है बेटा, और 1 पे ही क्लोरो है ये। तो आपको पता है ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये कैरल सेंटर नहीं है, नो कैरल सेंटर। अब आ जाएगा बी में कह रहा है प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन। इसमें 1 पे और 3 पे डाइब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है बेटा, 3 पे ब्रोमो है और 1 पे क्लोरो भी है। ये 1 पे क्लोरो है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब आप चेक करो, इस कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ये। अगर इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये कैरल है और अगर ये कैरल है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। थर्ड में देखिएगा 1,1 डाइब्रोमो 3 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3, 1,1 डाइब्रोमो, इस पे भी ब्रोमो, इस पे भी ब्रोमो और 3 पे क्लोरो है। अब आप देखो ये कैरल नहीं हो सकता क्योंकि इस पे 2 वैलेंसी सेम है। तो फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। नंबर 4 में देखो बेटा, आपके पास 1 3 डाइब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 2 3, 2 पे क्लोरो है, 1 पे भी ब्रोमो है और 3 पे भी ब्रोमो है। तो आप जरा देखो, ये कार्बन आपका कैरल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों पोर्शन सेम है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन ऑफ द ब्यूटेन। आपको बताना है कि इनमें से किसकी हाईएस्ट एनर्जी है। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो देखो बेटा, विच इज द हाईएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये ब्यूटेन है और ब्यूटेन के अंदर 1 2 3 4। अभी हम रोटेट करेंगे 2 और 3 कार्बन पर। तो हमारे पास यहाँ C2 और C3, तो यहाँ पर C2 और C3 कार्बन के बीच में रोटेट करेंगे हम इसको। तो जब इस दोनों कार्बन पे रोटेट करेंगे तो देखो C इस पर एक मिथाइल होगा, इस पर भी एक मिथाइल होगा और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ये हो गया 2 और 3 कार्बन पर। अब हम इसके यहाँ पर न्यूमेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो, इसकी सबसे फर्स्ट जो न्यूमेन स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली हो जाएगी, जिसमें मिथाइल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल के बेक में मिथाइल, हाइड्रोजन के बेक में हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन के बेक में हाइड्रोजन। इस फॉर्म को बोलते हैं एपिलेप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एपिलेप्स फॉर्म। और इसके अंदर देखिएगा ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपल्ट कर रहे हैं। ऐसे रिपल्सन को बोलते हैं वान डेर वाल रिपल्सन। वान डेर वाल्स रिपल्सन क्यों, क्योंकि एक मिथाइल के बेक में दूसरा मिथाइल है और उनके बीच में रिपल्सन होगा। अब इसको हम यहाँ से रोटेट करेंगे बेटा 60 पर। तो जैसे इसको हम 60 पर रोटेट करेंगे, आपके पास नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये ऑक्टेन हो जाएगा और इसको बोलते हैं बेटा स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा, स्टेगर्ड फॉर्म। इसको फिर हम रोटेट करेंगे बेटा 60 पर। तो जैसे इसको 60 पर रोटेट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा ये। यहाँ पर इसके बेक में मिथाइल हो जाएगा अर्थात CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको अगेन हम क्या बोलेंगे बेटा, एपिलेप्स फॉर्म बोलते हैं।
फिर इसको अगेन हम रोटेट करेंगे बेटा 60 पर। जैसे इसको 60 पर रोटेट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ये ऑब्टेन हो जाएगी, और इस फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, स्टेगर्ड फॉर्म। फिर इसको हम अगेन रोटेट कर देंगे, तो रोटेट कर देंगे तो हमें वापस कौन सी फॉर्म मिल जाएगी बेटा, एपीलेप्स। ऐसे इसको हम रोटेट करते जाएंगे, एपीलेप्स स्टेगर्ड, एपीलेप्स स्टेगर्ड, एपीलेप्स स्टेगर्ड होता जाएगा। अब आप जरा देखिएगा बेटा, इसको भी मैंने एपीलेप्स बोला, इसको भी मैंने एपीलेप्स बोला है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर मिथाइल मिथाइल है तो इनके बीच में वांडरवाल जो रिपल्सन है, जिसको हम टॉर्सिनल रिपल्सन भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर मिथाइल मिथाइल नहीं, मिथाइल हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर कम है। तो इसको तो बोलेंगे फुल्ली एपीलेप्स, और इस वाले को बोलेंगे बेटा पार्शियली। ये पार्शियली हो जाएगा और ये फुल्ली एपीलेप्स हो जाएगा। अब देखो ये भी स्टेगर्ड है, ये भी स्टेगर्ड है, बट इन दोनों में भी डिफरेंस है। यहाँ पर मिथाइल मिथाइल दोनों थोड़े दूर हो गए, इसलिए यहाँ पर आपका जो वांडरवाल रिपल्सन है वो कम हो गया। बट यहाँ पर मिथाइल मिथाइल और भी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर वांडरवाल रिपल्सन बिल्कुल ही 0 हो गया। तो इसको हम स्टेगर्ड फॉर्म या फिर इसको हम स्क्यू फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम क्या, पार्शियली स्टेगर्ड, और इसको बोलेंगे बेटा फुल्ली स्टेगर्ड। और ये जो फुल्ली स्टेगर्ड है इसको हम एंटी फॉर्म के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की, कि बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो बेटा जितना कम रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतनी मोर होगी। तो आप देखो यहाँ तो मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन है, यहाँ भी थोड़ा बहुत रिपल्सन है, यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन में रिपल्सन है, बट यहाँ कोई भी रिपल्सन नहीं है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, एंटी, अर्थात फुल्ली स्टेगर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में बताइएगा कौन सा स्टेबल होगा, उसके बाद में होगा बेटा पार्शियली स्टेगर्ड, तो उसके बाद होगा पार्शियली स्टेगर्ड। अब बताओ पार्शियल स्टेगर्ड के बाद में एपीलेप्स में से फुल्ली और पार्शियली में से पहले फुल्ली आएगा, तो इसके बाद में आता है आपका पार्शियली एपीलेप्स। अब बताओ पार्शियल एपीलेप्स और फुल्ली एपीलेप्स में से फुल्ली एपीलेप्स सबके बाद में आएगा, तो इसका मतलब फुल्ली एपीलेप्स सबसे लीस्ट स्टेबल है। और आपको पता है अगर ये सबसे लीस्ट स्टेबल है तो बेटा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एनर्जी मोर होगी। तो स्टेबिलिटी इसकी लेस है और इसकी एनर्जी मोर है। जबकि यहाँ पर जो एंटी वाला है ये वाला मोर स्टेबल है बेटा। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसकी जो एनर्जी है वो लीस्ट होगी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम उसने पूछा था हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, फुल्ली आपके एपीलेप्स फॉर्म की, जिसके अंदर मिथाइल मिथाइल के सुपर इम्पोज है। तो देखिएगा फर्स्ट आंसर आपका राइट है, क्योंकि मिथाइल मिथाइल को सुपर इम्पोज कर रहा है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है बेटा, फुल्ली एपीलेप्स। सेकंड में ये कौन सी है, तो ये आपके पार्शियली स्टेगर्ड फॉर्म है। ये वाली कौन सी फॉर्म है बेटा, एंटी, तो इसकी एनर्जी तो सबसे लीस्ट एनर्जी होगी। और ये वाली कौन सी फॉर्म है बेटा, ये आपके पार्शियली एपीलेप्स वाली फॉर्म है बेटा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कन्फर्मर फॉर द गिवन कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। आपको एक कंपाउंड गिवन है OH CH2 CH2 NO2। इसके अंदर इस कार्बन कार्बन पे आपको रोटेशन करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा कन्फर्मर मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर 2 कार्बन का है, तो पहले मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट लूँगा। तो 2 कार्बन का मतलब हो गया C2H6, और C2H6 का मतलब हो गया बेटा इथेन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर आपका जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होता है, पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म जो होता है वो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म फ्री रोटेशन की वजह से होता है। फ्री रोटेशन की वजह से होता है, और फ्री रोटेशन हमेशा कौन से बॉन्ड पे होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड पर होता है। इसका मतलब एल्केन का ये कैरेक्टर है कि उनके अंदर कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है। अब आप देखो ये इथेन लिया है मैंने, इस पर यहाँ पर इस पर मैं रोटेट करूँगा, तो यहाँ से रोटेशन से हमारे पास क्या होगा वो देखो। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब मैं इसको न्यूमेन में एक्सप्लेन करता हूँ। तो न्यूमेन में देखो सबसे फर्स्ट मैंने बनाया ये वाला फॉर्म, जिसमें यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके बेक में ही हाइड्रोजन, इसके बेक में ही हाइड्रोजन, इसके बेक में ही हाइड्रोजन। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म हो गई, इसकी एपीलेप्स फॉर्म हो गई। अब इसको हम रोटेट कर देंगे 60 पर। तो जैसे इसको हम 60 पर रोटेट करेंगे बेटा,
आपके हाइड्रोजन इसके बीच में आ जाएंगे ऐसे, ये बीच में आगे, ये बीच में आगे, इसको क्या बोल देंगे, स्टैगर्ड फॉर्म हम बोल देंगे। इसको फिर हम रोटेट कर देंगे बेटा 60 पर। तो जैसे इसको हम 60 पर रोटेट करेंगे, वापस हाइड्रोजन के बैक में हाइड्रोजन आ जाएगा, अर्थात इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कवर करेगा, इसको ये और इसको ये। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हैप्पी लेफ्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर इसको रोटेट करेंगे बेटा 60 पर। तो बताओ जैसे इसको 60 पर रोटेट करेंगे, ये वापस रोटेट हो जाएगा और इसके बीच में हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा, ये बन गया। तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर इसको रोटेट करेंगे 60 पर। तो बताओ स्टैगर्ड से वापस क्या बन जाएगी, हैप्पी लेफ्ट फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इथेन के अंदर 2 कन्फर्मेशन होते हैं। कितने कन्फर्मेशन है बेटा, अभी हमारे पास 2 कन्फर्मेशन है। वैसे तो आपको पता है इनफाइनाइट कन्फर्मेशन होते हैं बेटा, बट हमें यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन है, जिसमें से आपका फर्स्ट है हैप्पी लेफ्ट और सेकेंड है स्टैगर्ड। हैप्पी लेफ्ट में थीटा की वैल्यू 0 है, जबकि स्टैगर्ड में थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, अर्थात डाईहाइड्रल एंगल। अगर इनमें मैं डाईहाइड्रल एंगल की बात करूँ तो 0 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। इनके बीच में यहाँ पर रिपल्सन मोर है, तो अगर यहाँ पर रिपल्सन मोर है, यहाँ पर रिपल्सन लेस है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बट एक चीज और ध्यान दे बेटा, इन दोनों के बीच में एक और फॉर्म होती है, जैसे ये वाली फॉर्म कि जिसके अंदर एंगल जो है वो 0 से तो ग्रेटर हो और 60 से लेस होता है। तो इस वाली कंडीशन के लिए 0 से तो ग्रेटर है थीटा, बट 60 से लेस होता है। इस फॉर्म को हम स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। और बेटा इसके अंदर रिपल्सन इसके कंपेयर में कम होता है। अब आप देखो ये जो इपिलेप्स फॉर्म है, इसके अंदर क्या है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेम ग्रुप मिनिमम, और मिनिमम होने की वजह से यहाँ पर मोर रिपल्सन होता है। जबकि आप स्टैगर्ड फॉर्म में देखो, यहाँ पर डिस्टेंस सेम ग्रुप के बीच में मोर होती है। तो यहाँ लिखूंगा डिस्टेंस मोर बिटवीन सेम ग्रुप। यहाँ पर सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस मोर है, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पर लेस रिपल्सन होगा। अब आप देखो यहाँ पर लेस रिपल्सन है, यहाँ पर मोर रिपल्सन है। तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड के बाद में आएगा स्क्यू और सबसे लेस होगा हैप्पी लेफ्ट। तो ध्यान रखना बेटा, हैप्पी लेफ्ट फॉर्म जो होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है, स्टैगर्ड की सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो फिर एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का अपोजिट हो जाएगा। स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे लेस्ट होगी, उसके बाद में स्क्यू की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, आपके हैप्पी लेफ्ट फॉर्म की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है जनरली। बट इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इफ़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस, ध्यान रखना बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होगा तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बेटा आपके स्क्यू फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड हो जाता है। अर्थात ऐसी कंडीशन पर स्क्यू की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से मोर होती है। अब आप एक बार यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसका मतलब और एक्सप्लेनेशन और इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में स्क्यू की स्टेबिलिटी मोर है। तो देखो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में स्क्यू फॉर्म जो है, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ये OH, यहाँ पर ले लिया H और यहाँ पर ले लिया H, और यहाँ पर आपका कोई भी Z ग्रुप है। ध्यान रखना ये जो Z ग्रुप है वो क्या क्या हो सकता है, NO2 हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, NH2 हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। ये सब वो है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन के रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी कंडीशन पर यहाँ पर इनके अंदर क्या हो जाएगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और बेटा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से स्क्यू इज मोर स्टेबल देन क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दे रखा है उसके अंदर क्या है, C, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब आप देखो जब मैं इसका एपिलेप्स फॉर्म, तो सबसे फर्स्ट तो हम इसका एपिलेप्स फॉर्म बना रहे हैं, H, OH और NO2, ये इसका एपिलेप्स फॉर्म है जहाँ पर इसके अंदर रिपल्सन मोर है।
अब मैं बना रहा हूँ इसका एसक्यू फॉर्म। तो बेटा जब इसका हम एसक्यू फॉर्म बनाएंगे तो एसक्यू फॉर्म में इनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस हो जाएगी और ऐसी कंडीशन पर इन पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में एसक्यू, और एसक्यू जो फॉर्म होती है इसी को हम कौन सा बोलते हैं, गाउच फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम गाउच फॉर्म भी बोलते हैं। तो एसक्यू या गाउच की स्टेबिलिटी मोर होगी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, स्टेगर्ड रॉन्ग है, गाउच राइट है। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि कंपाउंड हैविंग किरेल कार्बन एसेंशियली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दे बेटा, अगर किसी के अंदर 1 किरेल कार्बन है, कोई कंपाउंड है, और अगर उसके अंदर ओनली 1 किरेल कार्बन प्रेजेंट है, अगर आपके पास कोई कार्बन है उसमें ओनली 1 किरेल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है बेटा। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड हैव 1 किरेल, सेकंड कंपाउंड हैव 1 किरेल कैन नॉट बी हैव मीजो कंपाउंड, बिल्कुल राइट है बेटा सेकंड भी, क्योंकि मीजो कंपाउंड के लिए एट लीस्ट 2 किरेल सेंटर होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर एट लीस्ट 2 किरेल सेंटर होते हैं। तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट भी आपका राइट है। सी स्टेटमेंट, किरेल मॉलिक्यूल में और में नॉट हैव किरेल कार्बन, बिल्कुल थर्ड वाला भी राइट है बेटा, कि किरेल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें किरेल सेंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लूँ, सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका एलिन्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये एलिन्स है बेटा। अब आप जरा देखो, इस एलिन्स में 9 किरेल कार्बन, यहाँ पर कोई भी किरेल कार्बन नहीं है, बट ये मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, किरेल मॉलिक्यूल होता है, और जिसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किरेल मॉलिक्यूल में किरेल कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि किरेल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, अर्थात डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं किरेल मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है बेटा, डी। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कि वापस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। रेसेमिक मिक्सर इज अ रियूसेबल मिक्सर, मीजो कंपाउंड, मीजो आइसोमर्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, और रेसेमिक मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर आपको मैं बता दूं एट लीस्ट 2 किरेल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिनमें 2 किरेल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जिसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है मीजो टार्टेरिक एसिड। आपको बताया मीजो टार्टेरिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसका रीजन भी मैंने आपको इसे जस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसका हाफ मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज और हाफ मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, अर्थात इसके अंदर इंटरनल बैलेंस होता है, और इंटरनल बैलेंस होने की वजह से अर्थात इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से ये कंपाउंड आपका क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अर्थात इसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। अब आ जाएगा रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर क्या होता है बेटा, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि इक्विमोलर मिक्सर ऑफ एनियोमर्स होते हैं। तो आपके जो एनियोमर्स होते हैं इनका इक्विमोलर मिक्सर, और वो भी किसके अंदर 1:1 में होता है बेटा। कहने का मतलब डी और एल को अगर हम इक्विमोलर अमाउंट के अंदर मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। देखो, तो इसके अंदर जो डी फॉर्म होती है, जैसे मैंने ये बना दिया, ये आपकी सपोजेट डी फॉर्म है। अब मैंने ये बना दिया, ये इसकी एल फॉर्म है, सपोजेट ये इसकी एल फॉर्म है। अब आप देखो, इन दोनों की इक्विमोलर मिक्सर हम मिलाते हैं
तब जाकर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इंडिविजुअली जो कंपाउंड है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इंडिविजुअली तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट दोनों को मिलाने से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे को बोला जाता है एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल कंपेंसेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपने बाहर से मिलाया है, इसलिए ये बाहर से हम मिलाने की वजह से हो रहा है, जबकि ये मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनली ऐसी अरेंजमेंट होता है। तो मीजो के अंदर तो इंटरनली अरेंजमेंट है, जबकि रेसिमिक मिक्सर में आउटर रीअरेंजमेंट हो, मतलब आउटर रीअरेंजमेंट या एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब बेटा बी और सी आपका राइट है। फर्स्ट है कि रेसिमिक मिक्सर इज रिसोल्वेबल मिक्सर, बिल्कुल। इसको हम स्पेशल मेथड के द्वारा मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, इन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। और इस सेपरेट करने की प्रोसेस को हम रिसोल्वेबल भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात यहाँ पर सभी स्टेटमेंट राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी रेसिमिक मिक्सर्स आर पॉसिबल फॉर एन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हैविंग एन नंबर ऑफ किरेल कार्बन एटम। अर्थात आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, उसके अंदर आपको रेसिमिक मिक्सर बताना है कि इसमें कितने रेसिमिक मिक्सर बनेंगे यदि वहाँ पर एन किरेल एटम है। तो देखो, इसके लिए मैं पहले फॉर्मूले अप्लाई करूँगा, उसके बाद में हम इसके आगे बात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे फर्स्ट कंडीशन है फॉर अनसिमेट्रिकल, अर्थात डू नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। जिसको हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, उस कंडीशन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कंडीशन, जहां पर n इक्वल टू है नंबर ऑफ किरेल सेंटर। हाँ, इसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की मैं बात करूं तो बेटा ये होंगे 2 की पावर n। कितने होंगे? 2 की पावर n, जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सेकंड आता है इसमें नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको पता है मीजो कंपाउंड कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है, अर्थात वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अर्थात ऐसी कंडीशन पर पोस नहीं है। और आपको पता है अगर पोस नहीं होगा तो उसमें कभी भी मीजो कंपाउंड भी नहीं होगा। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, मीजो कंपाउंड मतलब M। नंबर 3, अब हम निकालेंगे यहाँ से नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सर। आपको पता है कि आपके जितने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनका हाफ ही रेसिमिक मिक्सर है, उनका हाफ। अगर 4 होंगे तो 2 और 2 होंगे तो 1। अब आता है नंबर 4, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब हो गया कि मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो काउंट होते हैं, बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया A प्लस M। तो यहाँ पर 2 की पावर n ही होगा, क्योंकि m की वैल्यू तो 0 है। तो ये सब कंडीशन किसके लिए अप्लाई हुई है बेटा? फॉर अनसिमेट्रिकल, जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। अब आता है इसी के अंदर B कंडीशन नंबर 2, जब उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सेंस है, उसके पोस्ट प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ से भी 2 कंडीशन है बेटा, एक नंबर ओड नंबर और एक इवन नंबर। तो इसमें हम लिख रहे हैं n की वैल्यू इवन हो, और एक लिख रहे हैं हम n की वैल्यू ओड हो। इवन से मतलब क्या है? नंबर ऑफ किरेल सेंटर इवन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ किरेल सेंटर ओड है।
तो ध्यान दें यहाँ पर नंबर ऑफ क्रेल सेंटर ओड है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रेल सेंटर इवन है। तो ऐसी कंडीशन पर फॉर्मूले क्या होंगे? तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होगा बेटा? नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2n-1। नंबर 2 एम मीजो कंपाउंड, बिल्कुल यहाँ पर मीजो कंपाउंड भी होंगे बेटा, और उसका फॉर्मूला होगा 2n/2-1, 2n/2-1। नंबर थ्री में हम यहाँ से निकालेंगे रेसेमिक मिक्सर, तो रेसेमिक मिक्सर तो आपका ए का हाफ हो जाएगा। और नंबर 4 निकालेंगे यहाँ से हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए a+m को ऐड कर देंगे बेटा, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 2n-1 और m की वैल्यू जाएगी 2n-2/1। अब आ जाइएगा जब ओड हो तो यही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे ओड के अंदर भी, बट यहाँ से a के लिए वही 2n-1 माइनस 2n-1/2 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और नंबर 2 मीजो कंपाउंड के लिए यही फॉर्मूला है बेटा, 2n-1/2 ये मीजो कंपाउंड है। रेसिमिक मिक्सर, अगर रेसिमिक मिक्सर के लिए बात करेंगे तो ए का हाफ हो जाएगा बेटा। और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर हमें निकालने हैं तो उसके लिए a+m को ऐड करेंगे। जब ये दोनों वैल्यू ऐड होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर बच जाएंगे 2n-1। तो बेटा सबसे फर्स्ट तो ये फॉर्मूला वाला पोर्शन है, एक बार आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से इनसे एक एक एग्जाम्पल्स के बारे में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे सबसे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपके पास CH3 CH CH और C2H5 Br और Br, अर्थात 2,3-डाई-ब्रोमोपेंटेन। आप जरा देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ क्रेल सेंटर 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फर्स्ट सबसे पहले ए ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए 2n, और 2n n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 कितने होंगे बेटा 4 आइसोमर्स हो जाएंगे इसके। नंबर 2 अगर मीजो कंपाउंड की बात करें तो यहाँ मीजो कंपाउंड 0 होंगे। नंबर 3 अगर मैं रेसिमिक मिक्सर की बात करूँ तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 4/2 = 2 हो जाएंगे। और नंबर 4 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो भी 4 ही होंगे। अब आता है इसी के अंदर सेकेंड, अब की बार मैंने जो लिया है वो एग्जांपल ये लिया है बेटा CH3 CH CH और CH3। यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है, इसका मतलब हमने एग्जांपल लिया है 2,3-डाई-ब्रोमोब्यूटेन, ये लिया है। ये भी क्रेल सेंटर है और ये भी क्रेल सेंटर है। और यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 है, बट इसके अंदर देखो बेटा यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अर्थात इसके अंदर पोस्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पोस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो भी n = 2, और n = 2 का मतलब क्या हो गया बेटा इवन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बताओ सबसे फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बेटा 2n-1 वाला, तो 2n-1 ये हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 2n का मतलब कितने हो जाएंगे बेटा 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 होंगे। नंबर 2 m, हम यहाँ पर मीजो कंपाउंड निकालेंगे, तो मीजो कंपाउंड निकालने के लिए 2 डिवाइड बाई -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, और 2 और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसमें मीजो कंपाउंड कितने होंगे बेटा 1। नंबर 3 में मैं पूछा हूँ कि रेसिमिक मिक्सर कितना होगा, तो 2 आइसोमर्स है, 2 में 2 का डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। और नंबर 4 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें आप a+m को ऐड करोगे तो 2 + 1 = कितना हो जाएगा बेटा 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपके बाद जो मैंने एग्जांपल लिया है बेटा वो एग्जांपल लिया है ये एग्जांपल लिया है, आप जरा देखिएगा, इसमें 3 क्रेल सेंटर है, बट ये बीच वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं स्यूडो। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो। यहाँ पर आप H ही ले लीजिएगा चाहे, ये हो गया स्यूडो क्रेल सेंटर, स्यूडो क्रेल सेंटर। तो बताओ यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 3, इसको हम क्रेल सेंटर मानते हैं, क्रेल नहीं है फिर भी, तभी तो हमने इसके लिए स्यूडो वर्ड यूज किया है।
सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम ए ऑप्टिकल एक्टिव निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 3-1 माइनस 2 की पावर 3-1/2 ये फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ 3 में से 1 गया तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4। यहाँ हो गया 3 में से 1 गया तो 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1, 4 में से 2 डिवाइड किया तो कितना जाएगा 2। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 2। अब निकालेंगे सेकंड मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड यही है। तो 3 में से 1 गया तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, कितने आइसोमर्स हो गए बेटा 2। ये 2 आइसोमर्स हो गए। नंबर 3, यहाँ से रेसिमिक मिक्सचर निकालेंगे तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। और नंबर 4, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे बेटा तो 2 ये हैं 2 ये हैं, 2 + 2 कितने हो गए बेटा 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो बताइएगा जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसका आंसर क्या होगा बेटा फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। सबसे फर्स्ट में देखो O के साथ C2CH3, O के साथ CH3 ईथर है ये, और आपको बताना है मेटामर्स है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेटामर्स कौन कौन शो करता है। तो देखो बेटा मेटामर्स के अंदर बात करें तो ईथर है, कीटोन है, एस्टर है। इसके बाद में अगर बात करें तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन है। इसके बाद में अगर बात करें तो 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनके अंदर मेटामर्स होता है। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप ईथर है तो इसका मतलब मेटामर्स तो पॉसिबल है। और मेटामर्स होता क्या है कि मेटामर्स ये होता है कि आपका जो बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट जो एटम है उसके बोथ साइड जो चेन है वो डिफरेंस होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर चेन C1 है या C2, अगर चेन में डिफरेंस हो गया तो वो मेटामर्स होंगे। आप जरा देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में कितने कार्बन का चेन है, 1 कार्बन का चेन है। अर्थात यहाँ पर चेन में डिफरेंस हो रहा है। अगर ये चेन में डिफरेंस होगा तो बोथ आर मेटामर्स। तो बेटा फर्स्ट तो आपका राइट है। अब आ जाएगा बी में आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम नजर आ रहा है, बट ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपका जो OH ग्रुप जिस कार्बन पर है वो कार्बन आपका sp3 है, और यहाँ पर जिस कार्बन पर है वो कार्बन आपका sp2 है। इसका मतलब ये तो किसका पार्ट है बेटा, फिनोल का, और ये किसका पार्ट है बेटा, अल्कोहल का। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट लेता हूँ। मैंने पहले लिया है न्यूट्रल FeCl3, और एक बार मैंने लिया है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनाइडस जिंक क्लोराइड। अब देखो जब हम न्यूट्रल FeCl3 में इन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो फिनोल तो रिएक्शन करेगा बट अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं करेगा। और जब कंसंट्रेटेड HCl और एनाइडस जिंक क्लोराइड में इनको पुट करूंगा तो फर्स्ट रिएक्शन नहीं करेगा बट सेकेंड रिएक्शन करेगा। तो इससे क्या सेंस है? इससे सेंस हो रहा है कि ये दोनों आपको दिखने में सेम है बट ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इनकी केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट। केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट, और जिनका केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होता है उनको हम बेटा फंक्शनल आइसोमर मानते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है, तो ये भी राइट है। कौन कौन से होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स के पेयर? तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी क्या हो जाएगी, एल्कीन, और एल्कीन के साथ में कौन हो जाएगा, साइक्लोएल्केन। एल्कीन के साथ में आपका आ जाएगा साइक्लोएल्केन। सेकंड हो जाएगा आपका एल्काइन, एल्काइन के साथ में क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोएल्कीन हो जाएगी, और साथ में एल्काडाइंस हो जाएंगे। उसके बाद में नंबर 3 में अगर बात करें तो ईथर और अल्कोहल है। नंबर 4 में मैं बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन है बेटा। ये मैं केवल मोस्टली जो बता रहा हूँ जो मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एसिड एंड आपका एस्टर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो कीटो इनोल हो जाएगा। इसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन है। इसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड है। ये वो पेयर्स हैं जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं और हमें लर्न भी होने चाहिए। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर मतलब सी पॉइंट। सी में देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो रिंग है वो रिंग में कितने कार्बन है बेटा, 6 रिंग है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन।
और यहाँ पर कितने कार्बन का चेन है बेटा, 5 कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब आप देखो यहाँ पेरेंट चेन 6 कार्बन का, यहाँ पेरेंट चेन 5 कार्बन का, तो यहाँ पर पेरेंट चेन में डिफरेंस है। अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस है तो बोथ आर चेन आइसोमर्स, तो बेटा ये भी आपका राइट है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, चेन आइसोमर्स के अंदर 2 जगह से आपको चेन चेक करनी है। एक तो आपको चेक करना है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन से मतलब है उसका रूट नेम चेक करो कि रूट नेम सेम है या डिफरेंट है। और एक आपको चेक करना है सब्स्टिट्यूटेड चेन, सब्स्टिट्यूटेड चेन, और सब्स्टिट्यूटेड चेन का मतलब है बेटा आपको प्रीफिक्स चेक करना है। तो ध्यान दें कि किसी भी आईयूपीएसी नेम में 2 टाइप पर, मतलब 2 जगह पर चेन आइसोमरिज्म होने का चांस है। एक तो पेरेंट चेन डिफरेंस हो तो रूट नेम डिफरेंस होगा, और अगर सब्स्टिट्यूटेड चेन डिफरेंस होगी तो उनका प्रीफिक्स अलग होगा। अब आ जाएगा नंबर डी में आप देखिएगा CH3 CH2 साइक्लोहेक्सेन CH2 CH3, यहाँ पर CH3 साइक्लोहेक्सेन रिंग CH2 CH2 CH3, और वो बोल रहा है मेटामर्स। अभी मैंने आपसे कहा था कि इनमें क्या कहीं साइक्लोहेक्सेन का मैंने नाम लिखा, तो इसका मतलब ये मेटामर्स नहीं है, तो मतलब इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, डी वाला मिसमैच है। तो अगर ये मेटामर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, तो देखिएगा बेटा, अगर इसका मैं नोमेनक्लेचर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, तो ये है आपका 1,4 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये लिखा जाएगा इस वाले का। तो और इस वाले का क्या लिखा जाएगा, इस वाले का लिखा जाएगा बेटा 1 मिथाइल और 4 प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन। आप जरा देखो, इनकी पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 है दोनों में, बट सब्स्टिट्यूटेंट चेन में इथाइल है, प्रोपाइल है। यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, यहाँ 3 कार्बन का चेन है, अर्थात यहाँ पर भी किसमें चेंज आ रहा है बेटा, पेरेंट चेन में तो सेम है, पेरेंट चेन तो यहाँ पर सेम है बेटा, बट यहाँ पर जो साइड चेन है आपकी, अर्थात जो सब्स्टिट्यूटेड चेन है वो डिफरेंट है, और अगर वो डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे, बोथ आर चेन आइसोमर्स। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। इसी के साथ आपका बेटा ये यूनिट 2 आइसोमेरिज्म कंप्लीट, रेस नंबर 5 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के साथ साथ में उसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।